first life कैसे This आई। call is now being recorded. नाउ हाउ दैट फर्स्ट लाइफ हैज केम, ये क्वेश्चन था। तो उसको उस क्वेश्चन का आंसर दिया था एक हाइपोथेसिस जो ओपेरन और हेल्डेन ने बनाया था। नाउ व्हाट वाज आवर क्वेश्चन कि हाउ फर्स्ट लाइफ हैज इरोज, हाउ फर्स्ट लाइफ इरोज। तो ये जो क्वेश्चन मार्क था, इसके लिए लुई ओपेरन एंड हेल्डेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वन सेकंड, यस, ओपेरन एंड हेल्डेन ने प्री अबायोजेनेसिस और केमिकल इवोल्यूशन, ये आपको याद रखना है। केमिकल इवोल्यूशन इन्होंने दिया था। ये जो थ्योरी है सॉरी, इसको केमिकल इवोल्यूशन भी बोलते हैं। ये एक हाइपोथेसिस था, इसको प्रूफ नहीं किया था इन्होंने, सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन रखी थी, या इन्होंने सिर्फ एक चीज़ें बोली थी कि ऐसी हो सकती है, हाइपोथेसिस थी। तो ओपेरन एंड हेल्डेन, इसके ऊपर क्वेश्चन ये आता है। ओपेरिन जो है वो रशिया का था, और हेल्डेन जो है वो ब्रिटेन साइंटिस्ट था या ब्रिटिश साइंटिस्ट था। नीट इस पे भी क्वेश्चन पूछती है। तो ओपेरन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ ब्रिटेन, इन दोनों ने अलग अलग जगह पे ये सेम कंक्लूजन लाया। ऐसा नहीं कि दोनों साथ में काम कर रहे थे। The above mentioned simple molecules combine to form the complex biomolecules in water in presence of some energy source। इन्होंने बोला कि कुछ एनर्जी सोर्स के प्रेजेंट में जो मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स हों, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, ये एक साथ मिलके कोई ना कोई सोर्सेस के थ्रू, एनर्जी सोर्स जब इसके ऊपर एक्ट करती है तो इन्होंने एक यूनिट को डिस्कवर किया जो लाइफ बनाती है। इन्होंने बोला कि द कंबाइंड कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स इन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी सोर्स फॉर्म्स द बेसिक यूनिट टू स्टार्ट अ लाइफ। तो वो जो एनर्जी सोर्स था वो था हीट फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शंस, लाइटनिंग फ्रॉम क्लाउड्स एंड यूवी रेज, क्योंकि तब तक सन डिस्कवर्ड हो गया था। तो एनर्जी सोर्स तीन है, हीट जो वोल्केनिक इरप्शन से निकल रही है, लाइटनिंग फ्रॉम क्लाउड्स एंड यूवी रेस एंड एक्स रेस जो सन्स के थ्रू आ रही हैं। तो ये तीनों एनर्जी सोर्स के थ्रू लाइफ ओरिजिनेट हुई। और पहली लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुई? वाटर में। लाइफ फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन वाटर, ये इन्होंने बोला। अलेक्जेंडर ओपेरिन एंड रशियन, ये तीनों ने अपनी अलग अलग ये सेम कॉन्सेप्ट दिए, जिसके बाद एक बुक लिखी गई ओरिजिन ऑफ लाइफ इनके थ्रू, जिसमें कॉमन चीजें इन्होंने बताई थी। नाउ एज वी मूव फॉरवर्ड, हेल्डेन इंग्लिश या ब्रिटेन था, हु लेटर सेटल इन इंडिया इन भुवनेश्वर। और इसने वो जो मिक्सचर जो मैंने यहाँ पे बोला कि बायोमोलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसको इसने हॉट डाइल्यूट सूप बोला। ये देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, हॉट डाइल्यूट सूप का मतलब होता है इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, यू कैन क्लियरली विजुअलाइज। और इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं। तो ये सब मिल के इसको हेल्डन ने एक टर्म दिया था प्रीबायोटिक सूप या हॉट डाइल्यूट सूप। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये टर्म किसने दिया था? हेल्डन ने। ओके, हॉट डाइल्यूट सूप। अब इसमें क्या हुआ, ये लोग एक दूसरे में रिएक्ट किए। किसके प्रेजेंस में रिएक्ट किए हैं? जो भी एनर्जी सोर्स था। एनर्जी सोर्स कौन कौन से थे? यूवी रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन, हीट फ्रॉम वोल्केनो जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा है, और वोल्केनिक इरप्शन से जो हीट निकल रही थी, लाइटनिंग, हीट एंड यूवी रेस। ये तीनों के प्रेजेंस में ये जो सूप था, इससे फर्स्ट नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। फर्स्ट नॉन सेलुलर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज नोट, जो प्रोटोबायंट्स बना दे आर नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर बना, इसका नाम था प्रोटोबायंट्स। यू कैन क्लियरली विजुअलाइज प्रोटोबायंट्स। अब दो टाइप के प्रोटोबायंट्स होते हैं। प्रोटोबायंट्स को दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोसर्वेट्स एंड सेकंड होता है माइक्रोस्फीयर्स।
क्योसर्वेट्स एंड माइक्रोस्फीयर्स दो टाइप के प्रोटोबायंट्स हैं। प्रोटोबायंट्स का मतलब होता है एक लार्ज प्रोटीन जिसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है। तो कोसर्वेट्स के अंदर प्रोटीन ज्यादा था, पॉलीसेकेराइड्स का मिक्सचर था, और माइक्रोस्फीयर के अंदर बाहर लिपिड मेम्ब्रेन जो थी वो प्रेजेंट थी, जबकि इसके अंदर लिपिड मेम्ब्रेन नहीं थी। मतलब मान लो एक ऐसा स्ट्रक्चर है इसमें बाहर का स्ट्रक्चर लिपिड से बना है और अंदर लिपिड, अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हो, उसको माइक्रोस्फीयर बोलते हैं, क्योंकि एक लिपिड का स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, बट इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रोटीन्स हैं एक साथ और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनके मिक्सचर से जो स्ट्रक्चर बना उसको हमने बोला क्योसर्वेट्स। आप देख सकते हैं सिंपल टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इनके अंदर प्रेजेंट था और लिपिड मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट थी। यू कैन क्लियरली विजुअलाइज लिपिड मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, इसके अंदर लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट था। इसमें सिंपल मेटाबॉलिज्म था, इसमें मेटाबॉलिज्म कुछ भी नहीं था। तो आपको याद रखना पड़ेगा इसमें लार्ज प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स और यहाँ पे लार्ज प्रोटीन प्लस लिपिड का स्ट्रक्चर था। तो माइक्रोस्फीयर मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन एंड क्वेसरवेट्स मतलब प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड नहीं है। तो ओपेरन ने कोसर्वेट्स टर्म दिया था या कोसर्वेट्स के बारे में बताया था, और माइक्रोस्फीयर के बारे में सिडनी फॉक्स ने बताया था। नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है हु कॉइन्ड कोसर्वेट्स या हु डिस्कवर्ड कोसर्वेट्स एंड हु डिस्कवर्ड माइक्रोस्फीयर्स। ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड। प्रोटोबायंट्स जो थे, एज आई टोल्ड यू फर्स्ट, ये कुछ स्टैटिस्टिकल डाटास हैं। आपको ये नीट में स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी में अलग अलग जगह टुकड़ों में मिलेगा, और ये जो चीजें हैं जो मैंने नीचे से लिखी हैं ये वाली, ये तो दिया भी नहीं है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो प्रोटोबायंट्स जो है वो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ है, और वो कब आई थी, ये नीट का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कब आया था लाइफ? It it arose near 3 billion years ago. प्रोटोबायंट्स कब आए? 3 बिलियन ईयर्स एगो। एक शॉर्ट मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। यूनिवर्स आया 20 बिलियन ईयर्स एगो। अर्थ आया 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। अर्थ पे जो पहली लाइफ आई, लाइफ सेलुलर थी, असेलुलर थी, इसके ऊपर कुछ नहीं बोला है। सिर्फ जो पहली लाइफ आई वो 4 बिलियन ईयर्स एगो आई, या 500 मिलियन ईयर्स एगो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अर्थ हुआ था 4.5, एंड अर्थ के बाद 500 मिलियन ईयर्स के बाद लाइफ आई। तो लाइफ में भी कैसे आई लाइफ? ये केमिकल इवोल्यूशन की हाइपोथेसिस से हमने समझा, जो ऊपर ओपेरन और हेल्डेन ने बोला था। तो जो पहली लाइफ आई वो प्रोटोबायंट्स थे, जो कि फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ है, जो 3 बिलियन ईयर्स एगो आई थी। प्रोटोबायंट्स का स्ट्रक्चर हमने यहाँ लिखा है, आरएनए प्लस प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड्स। अब जो फर्स्ट सेलुलर लाइफ आई, देखो आप एक चीज नोटिस करना, फर्स्ट नॉन सेलुलर 3 बिलियंस में आई और सेलुलर आई 2 बिलियन ईयर्स एगो। मतलब 1 बिलियन ईयर्स के बाद नॉन सेलुलर से सेलुलर स्ट्रक्चर आया, और वो जो सेलुलर स्ट्रक्चर रहा होगा वो कीमो हेटेरोटॉपिक रहा होगा। क्या रहा होगा? कीमो हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप मतलब पहले उनके पास ऑटो फोटोसिंथेसिस करने की प्रॉपर्टी नहीं थी। देवर कीमो हेटेरोट्रॉप, फर्मेंटेशन करते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड से और उससे एनर्जी बनाते थे, जबकि आज के प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी बनाते हैं। उस टाइम ये फर्मेंटेशन करके बनाते थे, तो एनारोबिक। तो जो पहला सेलुलर लाइफ था वो कीमो हेटेरोट्रॉप था, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फिर धीरे धीरे वो कीमो ऑटोट्रॉप हुआ, पर वो लोग तो भी ऑक्सीजन यूज नहीं करते थे, जो रिएक्शन होती थी वो एनारोबिक होती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कीमो हेटेरोट्रॉप है वो फर्मेंटेशन से एनर्जी बनाते थे, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से बनाते हैं। एग्जाम्पल दिया है आयन कंटेनिंग बैक्टीरिया। उसके बाद सिंपल फोटो ऑटोट्रॉप्स आए हैं, फिर लाइट को यूज करके सेल्फ खाना बनाने शुरू किए। इसमें सल्फर बैक्टीरिया जो आज के हैं वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इनकी स्पीशीज पहले आई थी, और इन्होंने पिगमेंट्स फॉर्म किए जिसकी वजह से लाइट ट्रैप होने लगी और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को ब्रेक करते थे। आज की डेट में तुम फोटोसिंथेसिस में आगे बढ़ोगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होके O2 और हाइड्रोजन में स्प्लिट होता है। उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं था। अगेन यू कैन सी एनारोबिक, यहाँ पे लिखा है एनारोबिक। एनारोबिक की वजह से वहाँ पे वाटर की जगह सल्फर का ब्रेकडाउन होता था। तो ये
हमने रिसर्च के थ्रू चेक किया है कि सल्फर बैक्टीरिया इंस्टेड ऑफ वाटर दे रिलीज सल्फर गैस, और जबकि आज के प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ओके, तीन चीज़ें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। जो फर्स्ट नॉन सेलुलर कंपोनेंट आया प्रोटोबायंट्स, उसके बाद फर्स्ट सेलुलर लाइफ आई। फर्स्ट सेलुलर लाइफ में पहला जो नेचर था वो कीमो हेटेरोटॉप था, उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉप्स हुए, एंड उसके बाद सिंपल फोटो ऑटोट्रॉप्स हुआ। ये सब एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, यू डोंट नीड टू रिकंसिडर इट। अब चलो, लोगों ने बोला ठीक है, लाइफ आ गई, हमने ये मान लिया, और ओपेरन और हेल्डेन के एक्सपेरिमेंट को यूरी मिलर ने प्रूफ भी करके दिया। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि नाउ द क्वेश्चन इज कि जो इवोल्यूशन हुआ है, अब लोगों ने बोला ठीक है लाइफ आ गई, पर इवोल्यूशन हुआ है उसका प्रूफ चाहिए। विदाउट एविडेंस जो थिंकर्स हैं वो कोई एक न्यू चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जो एविडेंसेस मांगे गए उसके, वो एविडेंसेस उन्होंने बोला आप एविडेंस प्रूफ करो कि इवोल्यूशन हुआ है, देन वी विल रिकंसिडर इट। तो जो कुछ एविडेंसेस हम देखेंगे, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है। पहला था इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, फिर था अर्थ, वो दोनों एक ही पार्ट में कंटिन्यू किए गए। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें एविडेंस का प्रूफ या इवोल्यूशन ऑफ एविडेंस, तो ये सेकंड टॉपिक है। हमने इसको थ्री पार्ट में पढ़ना है, एविडेंस, इवोल्यूशन और इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो हमने इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ पढ़ लिया है, अब सेकंड पार्ट है इसका एविडेंस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन। तो पहला जो प्रूफ दिया गया इवोल्यूशन का वो था पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पैलेंटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस जो होते हैं वो फॉसिल से मिलते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल आपको पता है मिट्टी का लेयर होता है। तो ये फर्स्ट एविडेंस है, हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम हेडिंग्स देख रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड एविडेंस जो है वो कंपैरेटिव स्टडी की गई है एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के ऊपर। थर्ड एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज की गई हैं, और फोर्थ फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। इन सब इवोल्यूशंस का प्रूफ दिया गया है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है। और आपको इसी में से, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इवोल्यूशन के एविडेंसेस से। ओके, तो शुरू करते हैं। तो पहला पढ़ेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, फिर कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, फिर एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, और फिर बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। ओके, लेट अस स्टार्ट। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मतलब एविडेंस फ्रॉम फॉसिल, जो फॉसिल से एविडेंस मिलते हैं। तो हमने बोला कि हमारी जो अर्थ के नीचे बहुत सारा हिस्ट्री दफन है। अभी आप लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी, जब भी कोई चीज़ के नीचे खुदाई की जाती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे से या कोई, तो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ उसमें से रीडिस्कवर्ड होती है। जबकि ये तो 200-300 साल पहले की बात है। जैसे अभी कुछ दिनों में ही न्यूज़ आई थी, आगरा में एक हाउस के कंस्ट्रक्शन में जब वो अंडरग्राउंड के लिए, पार्किंग के लिए जगह खोद रहे थे, तो वहाँ पे मुगल टाइम के कॉइन्स मिले थे। मुगल एरा हैज बीन 300 to 350 ईयर्स बैक। तो जब ये 100 फीट की खुदाई या 30 फीट की खुदाई में ही हमें 300 साल पुरानी हिस्ट्री मिलती है, तो जितना हम डीपर अर्थ को खोदेंगे उतना डिगिंग से हमें और ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो फॉसिल्स वाली जो स्टडी है वो हमें हिस्ट्री को, पहले की हिस्ट्री को जानने में मदद करती है। तो जो फॉसिल्स है, फॉसिल्स कैन बी डिफाइंड एज द रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ नॉन डिग्रेडेड पार्ट्स ऑफ एंशियंट लिविंग थिंग्स फाउंड विद इन द रॉक। ओके, आपको समझा? फॉसिल्स की डेफिनेशन क्या है? फॉसिल कैन बी डिफाइंड एज रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ द नॉन डिग्रेडेड पार्ट्स ऑफ एंशियंट लिविंग थिंग फाउंड विद इन द रॉक लाइफ प्रिजर्व्ड इन अर्थ क्रस्ट। अब पैलेंटोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ फॉसिल्स है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। पैलेंटोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, पैलेंटो मतलब फॉसिल्स। ओके, अब फॉसिल्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। पहला है अनअल्टर्ड फॉसिल्स,
सेकंड है पेट्रीफाइड फॉसिल, डिपोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं और इसमें सेडिमेंट्री रॉक। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है फॉसिल्स में मेनली कौन सा रॉक का रोल होता है, सेडिमेंट्री रॉक। तो सिर्फ आपको इसमें नाम याद रखना पड़ेगा, अनअल्टर्ड फॉसिल मतलब जो चीज है वो एज इट इज आपको मिलेगी। नेक्स्ट है पेट्रीफाइड फॉसिल्स, इसके अंदर आपको कोई स्ट्रक्चर मिलेगा उसके जैसा। फिर थर्ड है मोल्ड, मोल्ड मतलब अगर मान लो कि किसी ऑर्गेनिज्म के पैरों के निशान फॉसिल में मिले तो उसके पैर नहीं मिलेंगे, उस मिट्टी में उसके मोल्ड्स मिलेंगे, कास्टिंग्स मिलेंगे उसी शेप के। फिर पेट्रीफाइड मोल्ड, मोल्ड का ही एक फॉर्म है कास्ट जिसको बोलते हैं पेट्रीफाइड मोल्ड। और लास्ट है प्रिंट, ये पहले आता था 2015 से पहले नीट के, नाउ इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, बस आपको याद रखने पड़ेंगे कितने टाइप्स हैं, पेट्रीफाइड, अनअल्टर्ड, मोल्ड, कास्ट एंड प्रिंट। नो फॉसिल्स, अब जैसे हम बोलते हैं कि 300 साल पहले, या हम बहुत सारी चीजें डिस्कवर करते हैं कि डायनासोर्स जो हैं वो 65 मिलियन ईयर्स एगो मर गए थे, तो ये हमें कैसे पता चला, हमें उनके फॉसिल्स मिले। पर फॉसिल्स में मिट्टी की एज कैसे पता की गई, वो हम रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक से यूज करते हैं। रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक एक टेक्निक है जिससे हम लोग सॉइल की एज को पता करते हैं। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हम यूज करते हैं, और उसमें भी किस चीजों को यूज करते हैं, C14, नाइट्रोजन 14 एंड यूरेनियम एंड Pb, लीड, इन दोनों से हम लाइफ को, लाइफ ऑफ फॉसिल्स स्टडी करते हैं। इनकी हाफ लाइफ होती है, ये फिजिकल टर्म से, ये आपको सॉरी केमिकल टर्म से, ये धीरे धीरे आपको जब एटम्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में और रिस्पेक्टिवली केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे हाफ लाइफ के बारे में टॉपिक आएगा। तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना होगा कि सॉइल्स की एज को हम कार्बन, नाइट्रोजन या यूरेनियम लीड के थ्रू, उसके हाफ लाइफ के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। और जो एक्स्ट्रा ये है कि आज मॉडर्न डे में हम इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक यूज करते हैं जो एक्यूरेसी से बताती है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ओके, ESR। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। तो मिट्टी की स्टडी से हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रेसेस मिले जिसके थ्रू हमने, आपने लास्ट ईयर एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, तो एनिमल किंगडम में आपने देखा होगा न्यूक्लिना जो है वो मोलस्का और एनिलिडा का कनेक्टिंग लिंक है, कैसे पता चला, उसके ट्रेस मिले, उसकी स्टडी की गई, तो उसमें पता चला ट्रोकोफोर लार्वा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। या एक और फॉसिल के बारे में आप जानते होंगे, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा फॉसिल है जो बर्ड्स और एम्फीबियंस वाले कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, उसके पास विंग्स थे पर उसकी स्ट्रक्चर काफी हद तक डायनासोर जैसा था। तो काफी चीजें फॉसिल्स के थ्रू हमें पता चली कौन किससे लिंक है। तो पहला एविडेंस खत्म हुआ। जो सेकंड एविडेंस है वो है एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल, और एनसीईआरटी में और नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड्स में भी इसी टॉपिक से आता है, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। तो पहली स्टडी जो है वो है होमोलोगस स्ट्रक्चर इसकी। होमोलोगस, होमो मतलब सेम, लोगस मतलब स्ट्रक्चर। अब इसकी डेफिनेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है सेम। उसका डेफिनेशन जो आपको बोर्ड्स के लिए और नीट के लिए याद रखना है वो ये है, सिमिलर फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट आर डिफरेंट इन फंक्शन। जिसका स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन अलग अलग हो, दैट इज कॉल्ड एज होमोलोगस स्ट्रक्चर, ओके। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, फोर लिम्स ऑफ मैन, चीता, वेल एंड बैट। अब फोर लिम्स हमारा जो है उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस। ये हमारे हैंड के बोन्स के नाम हैं। अगेन आई विल रिपीट, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस, ये टोटल बोन्स हैं। तो अगर हम मैंस का हाथ देखें, फोर लिम्स मतलब हैंड्स, चीता का देखें, वेल का देखें, बैट का देखें, स्ट्रक्चर सिमिलर है, मतलब वहां पे भी यही स्ट्रक्चर मिलेंगे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, बट थोड़ा सा शेप अलग मिलेगा, और वो लोग उस हैंड को अलग अलग चीजों में यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर से मैं, मैन अपने हाथ से चीजों को पकड़ने के लिए, ईटिंग पर्पस के लिए यूज करता है, चीता रनिंग के लिए, वेल स्विमिंग के लिए, और बैट फ्लाइंग के लिए यूज करता है। अब स्ट्रक्चर सेम है पर फंक्शन सबके अलग अलग है।
These structures are called as homologous structure. Done. These structures are called as homologous structure. एनसीईआरटी ने एक और एग्जांपल दिया है, द माउथ पार्ट्स ऑफ सॉरी एनसीईआरटी में दूसरा एग्जांपल है थॉर्न ऑफ टेंड्रिल्स ऑफ बोगेनविलिया एंड कुकरबिटा. ये लोग होमोलॉगी बताते हैं. थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगेनविलिया एंड कुकरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉजी. बोगेनविलिया में थॉर्न्स हैं जबकि कुकरबिटा में टेंड्रिल्स हैं, पर दोनों भी मॉडिफिकेशन है कॉमन स्ट्रक्चर के जिसको बर्ड का ही नाम दिया जाता है. दे आर द मॉडिफाइड बर्डिंग स्ट्रक्चर. एक थॉर्न की तरह काम करता है, एक टेंड्रिल की तरह, और दोनों एडवेंटेशियो बर्ड या बर्ड से या इंटरनोड से निकलते हैं. तो कॉमन स्ट्रक्चर है बट फंक्शन अलग अलग है. थॉर्न का है प्रोटेक्शन और टेंड्रिल्स का है जस्ट सपोर्ट देना. तो ये कॉमन स्ट्रक्चर है बट फंक्शन अलग अलग है. सेकंड एग्जांपल है. पहला है फोर लिम्स, इसका तो एनसीईआरटी में डायग्राम भी है. और एक एक्स्ट्रा आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना पड़ेगा ये वाला, द माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच, हनी बी एंड मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई. इनमें स्ट्रक्चर सेम है पर फंक्शन के हिसाब से अलग अलग है. माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच, हनी बी, मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई, इनका स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन अलग अलग है. एक कॉकरोच का है सेंसरी, हनी बी का है कलेक्शन, मॉस्किटो का है ब्लड सकिंग और बटरफ्लाई का है फ्लावर्स में से न्यूट्रिशन लेना. ओके. एनालॉगस ऑर्गन, डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बट सिमिलर फंक्शन. अब एक और चीज, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हमेशा दो टर्म प्रिंसिपल पे काम करते हैं. क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर सेम है तो ये लोग हमेशा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं. होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑलवेज शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. तो आप याद रख सकते हो इसको एक निमोनिक्स के टर्म में एचडी, होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑलवेज शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जबकि एनालॉगस स्ट्रक्चर ऑलवेज शो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो एच डी एंड ए सी ये आपको निमोनिक्स मिल जाएगा. ओके. नाउ वी विल मूव अहेड. और ये लोग हमेशा कॉमन एंसिस्टर से बिलोंग करते हैं. इनके एंसिस्टर सेम होते हैं. जैसे मैंने अभी बोला कि एग्जांपल में क्या दिया है, चीता, वेल, बैट, हम सब मैमल से हमारा कॉमन एंसिस्टर है. तो एंसिस्टर सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, दे आर होमोलोगस एंड दे शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. वेयरएज इन एनालॉगस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है पर फंक्शन सिमिलर होता है. Okay, now we'll see analogous structure. Similar in function due to some common needs and it results to convergent evolution. ये आपको याद रखना पड़ेगा. It leads to convergent evolution. अब एग्जांपल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स. अब आप एक इमेजिनेशन करो, ये एयर है, पूरा का पूरा ये एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर में बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, बटरफ्लाई भी फ्लाई कर रहा है, बैट भी फ्लाई कर रहा है. अब देखो, बैट जो है वो मैमल है, बटरफ्लाई जो है वो ऑर्थोपोडा है या इंसेक्ट है, और ये तो एव्स है. अलग अलग फाइलम में आते हैं, सेम फाइलम में नहीं आते हैं, पर यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग अलग है. बैट के अंदर ह्यूमरस रेडियस अल्ना मिलेगा, बटरफ्लाई के अंदर सिर्फ फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, उसके अंदर ह्यूमरस रेडियस अल्ना नहीं मिलेगा. और बर्ड्स के अंदर बोन्स बहुत हॉलो होते हैं जबकि हमारे अंदर कैल्सीफाइड होते हैं. तो तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है बट दे आर परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन. द कॉमन फंक्शन इज फ्लाइंग. तो तीनों भी अलग अलग एंसिस्टर से आके कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. तो जिसमें स्ट्रक्चर अलग अलग हो पर फंक्शन सेम हो उसको बोलते हैं एनालॉगी, जबकि जिसमें स्ट्रक्चर सेम हो फंक्शन अलग अलग हो उसको बोलते हैं होमोलॉगी. तो एनालॉगी जो है it results in convergent evolution, as I told you, AC, and homologous results in divergent evolution which is called HD. Okay, done. Examples जो है वो है wings of butterflies and birds. Next है pectoral fins of shark and dolphins. Pectoral fin shark का और flippers of dolphin. फंक्शन एक ही है, स्विमिंग करना, बट स्ट्रक्चर अलग अलग है. एक फिन है, एक फ्लिपर्स है.
स्टिंग ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियो, दोनों डंक मारने में काम आते हैं, पॉइजन इंजेक्ट करने में काम आते हैं, बट हनी बी का स्ट्रिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि वो इंसेक्ट है, और स्कॉर्पियो जो है वो एरेक्निडा है, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट, आई ऑफ एक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल, दोनों का कॉमन फंक्शन है विजुअल, विजन, देखने में काम आता है, बट स्ट्रक्चर अलग है। हमारे आईज मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, उनके अंदर का स्ट्रक्चर और सेंसरी ऑर्गन्स वगैरह थोड़ा सा एनाटॉमिकली अलग है। स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है और नॉर्मल पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, पर दोनों का कॉमन फंक्शन है स्टोरेज। पोटैटो भी स्टार्च का स्टोरेज करता है और स्वीट पोटैटो भी स्टार्च सॉरी स्टार्च का स्टोरेज करता है, बट एक रूट का मॉडिफिकेशन है, एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है पर फंक्शनली सिमिलर है। आई होप आपने इसको नोट डाउन किया होगा। ओके, एक बार और रिपीट कर लेते हैं एग्जांपल, क्योंकि ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फोर लिम्स ऑफ मैन, चीता, वेल एंड बैट, स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट। माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच, हनी बी, मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई। थॉर्न ऑफ टेंड्रिल्स एंड बोगनविला एंड ककरबीटा, रिप्रेजेंट होमोलॉजी। एनालॉगस जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है एंड इनमें कोई एंसिस्टर शेयर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई ऑफ बर्ड्स, pectoral fins of shark and flippers of dolphins, stings of honeybee and scorpio, eye of octopus and eye of mammal, sweet potato root modification and normal potato stem modification. Okay, now vestigial organ, the organs which are present in now third जो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी का प्रूफ है उसमें पहला था होमोलॉजी, सेकंड था एनालॉजी, थर्ड है वेस्टिजियल ऑर्गन। अब देखो वेस्टिजियल ऑर्गन्स बॉडी के ये इंडिकेट करते हैं कि हमसे पहले हमारे एंसिस्टर्स में इसका यूज रहा होगा, बट करंटली हम उसका कोई यूज नहीं ले पा रहे हैं, करंटली दे आर गुड फॉर नथिंग। ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स प्रूफ करते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। जैसे एग्जांपल है, let us discuss the definition. The organs which are present in reduced form and do not perform any function in the body but correspond to the fully developed functional organs of related animals are called as vestigial organs. मतलब ऐसे organs जो अपने normal size से छोटे हो गए हैं और वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जबकि वही ऑर्गन दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जो हमसे क्लोजली रिलेटेड है उसमें वो फंक्शन काम में आ रहा है, अपने में नहीं आ रहा, तो वी आर इवॉल्व स्पीशीज एज कंपेयर टू देम। ये एग्जांपल है वेस्टिजियल ऑर्गन्स का। नो वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी, निकिटेटिंग मेम्ब्रेन, हमारे पास निकिटेटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है। निकिटेटिंग मेम्ब्रेन काऊ, आउल, बर्ड्स इनमें दिखती है। निकिटेटिंग मेम्ब्रेन जो हमारी आइस है उसके ऊपर एक और सेमी सर्कुलर आर्च के जैसा होता है। आई विल शो यू। मान लो ये आइज है, इसके ऊपर ऐसा पार्शली एक और कवरिंग रहती है, इसको निकिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। दिस इज एब्सेंट इन ह्यूमंस, जबकि मैमल्स में मैंने बोला काऊ वगैरह वो भी मैमल्स हैं, उनके अंदर दिखता है, हमारे अंदर नहीं दिखता। तो इट इज इवोल्यूशन कि हम इवॉल्व कर गए हैं, निकिटेटिंग मेम्ब्रेन नहीं है। नेक्स्ट, ऑरिकुलर मसल्स ऑफ ईयर, आपने देखा होगा बहुत सारे कार्टून्स में या उसमें, जैसे भी खरगोश है वो अपने जो कान है वो काफ़ी बड़े हैं, तो वो जब भी कोई न्यूज़ सुनता है या कोई साउंड सुनता है तो उसके कान के मसल्स अलर्ट मोड पे आ जाते हैं, मतलब दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ऊपर नीचे होते हैं। बट हमारे कान के मसल वैसे के वैसे ही रहते हैं, उसमें कोई मसल्स नहीं है, उसकी मसल्स की मूवमेंट जीरो है। तो हमारे मसल्स, हम ईयर पिना जो है वी कैन नॉट रोटेट बट दे कैन रोटेट, तो ये ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑरिकुलर मसल्स हैं। नेक्स्ट, सेगमेंटल मसल्स ऑफ एब्डोमेन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आपको पता है पहले सेलुलोज डाइजेस्टिंग ऑर्गेन, इसमें सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स थे, बट क्योंकि अब हम कुक फूड खाते हैं तो सेलुलोज हमारे डाइट में नहीं है, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है। जबकि रूमिनेंट्स जितने भी ग्रास ईटर एनिमल्स हैं उनके अंदर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि वो सेलुलोज
को रॉ फॉर्म में डिकम्पोज करने में मदद करता है। नेक्स्ट, कॉकिस और टेलबोन। हमें पता है हम बंदरों की स्पीशीज से आए हैं। मंकीज हैव टेल बट वी हैव दैट बोन, इसको कॉकिस बोलते हैं। तो कॉकिस और टेल बोन हमारे पास प्रेजेंट है, पर टेल आगे प्रोट्रूड नहीं हुई है, इसका मतलब इवॉल्व हुए हैं हम। थर्ड मोलर, विजडम टूथ, बहुत लोगों को थर्ड मोलर आते नहीं है जबकि बहुतों में आते हैं, तो ये भी एक इवोल्यूशन है। एंड सॉरी, निपल्स इन मेल वेस्टिजियल है, फीमेल्स में वो मैमरी ग्लैंड्स फीडिंग के लिए काम आता है, मेल्स में वो वेस्टिजियल है। तो ये भी एक इवोल्यूशन का एग्जांपल है। अब एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजिकली में यहाँ पे ख़त्म हुआ। आप देख सकते हो हमने जो हेडिंग स्टार्ट की थी वो पहले फॉसिल्स थी, फिर उसके बाद एविडेंसेस ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, फिर उसमें हमने 3 पार्ट्स पढ़े। अब हम एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस पढ़ेंगे। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस की जैसे जैसे हम लाइफ जैसे जैसे हम एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में आए तो उसमें क्या सिमिलैरिटीज थी कि इवोल्यूशन हुआ है। नाउ एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी सपोर्ट्स द इवोल्यूशन एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय हैकल। किसने दी थी ये थ्योरी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस की? हैकल ने। ये इंपॉर्टेंट है। हैकल हैज गिवन दिस थ्योरी बेस्ड on his observation of certain features during embryonic stage। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन हैकल ने दिया था और उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे कुछ फीचर्स के ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट्स। फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला था एम्ब्रियोस ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स, एम्ब्रियोस ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स including human develop a row of vestigial gills slit just behind the head, but it is functional organ only in fish and not found in any other adult vertebrates। इनका कहना था कि जैसे एक काऊ का वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आता है? फिश आता है, एम्फीबी आता है, रेप्टाइल आता है और एव्स आता है, बर्ड्स और ह्यूमन बींग्स आते हैं या मैमल्स आते हैं। तो ये बोल रहा है कि जैसे जैसे काऊ का बच्चा था, आई विल शो यू द पिग, वन मिनट। Let's will like it। One second। यस, ये देखिए हैकल ने ये बोला कि इसमें देखो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये सैलमेंडर है, ये टोटोइस है, ये चिक है, ये हॉग है, ये सॉरी ये डॉग है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ये काफ है, ये रैबिट है, ह्यूमन है। अब देखो ये पहला जो डायग्राम 1 जो है ये सबका सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, मतलब जब जाइगोट 1 to 2 मंथ का होता है उसके बाद जो है वो कुछ टाइम तक बड़ा हो जाता है तो ऐसा आ जाता है। पहले स्टार्टिंग में सब सिमिलर दिखते हैं और यहाँ पे ये जो प्रोमिनेंट आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे ये जस्ट मुंह के बाद टेल के पीछे ये जो ऐसा कर्व्ड, इसी को बोलते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब देखो ये फिशेस से लेके ह्यूमंस तक सबके अंदर ये चीज कॉमन दिख रही है, यू कैन क्लियरली सी हियर। ये सबके अंदर गिल स्लिट्स हैं। जैसे जैसे वो एडल्ट होते गए हमारे पास नेक आता गया और फिशेस के पास गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हो सैलमेंडर, उससे पहले यहाँ पे ये प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास नेक आती चली गई। तो ये जो डिफरेंसेस हैं इससे ये पता चलता है कि जब हम लोग कॉमन एंसीस्टर से आए हैं तो हमारे पास गिल स्लिट सबके पास थी, और जैसे जैसे हम लेटर डेवलपमेंट में गए वो गायब होते गए। यही चीज हैकल ने बोली थी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट वेस्टिजियल गिल स्लिट्स जो हेड के जस्ट पीछे होती है ये सब में दिखती है, बट ये फंक्शनल है सिर्फ फिश में और ह्यूमंस में वो एब्सेंट हो जाती है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन फिश एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर वर्टिब्रेट्स।
जबकि ये थ्योरी बाद में डिसअप्रूव कर दी गई थी बाय अर्नस्ट वॉन बेयर। अर्नस्ट हैकेल ने ये थ्योरी दी थी एंड दूसरे ही अर्नस्ट वॉन बेयर ने इसको गलत प्रूव कर दिया। ही नोटेड दैट एम्ब्रियोस नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल। ये बोला कि हाँ एम्ब्रियोलॉजिकली हम जा सकते हैं बट वो एडल्ट स्टेज की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। इन्होंने बोला था एडल्ट में भी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी इंटरफेयर हो सकती हैं, एम्ब्रियोलॉजिकली तो हो सकती हैं पर एडल्ट की भी होती हैं, जबकि वॉन बेयर ने बोला था एडल्ट की प्रॉपर्टीज को कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। किसने इसको रिजेक्ट किया था अर्नस्ट हैकेल की एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी को? अर्नस्ट वॉन बेयर ने। ओके, नाउ बायोजेनेटिक लॉ जो मैंने अभी बोला, अकॉर्डिंग टू हैकेल ऑन्टोजेनी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, ये थ्योरी थी। तो ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी ये जो लॉ था इसको किसने डिसअप्रूव किया था? वॉन बेयर ने। और नेक्स्ट जो एविडेंस है फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का, ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, वी विल स्टडी इट इन लेटर। ओके, होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। प्लीज घर पे जाके इसको एक बार और रीड करना एनसीईआरटी से, ताकि आप लोग क्लियरली इसको विजुअलाइज कर सकें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।